जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इरबिल की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी और ये एक आइसोलेटेड ब्लास्ट है। पिछले कुछ हफ्तों में यूएस से लेके ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, रशिया, इंडिया लगातार इंस्टॉलेशंस पर फायर और एक्सप्लोशंस की रिपोर्ट आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में राजस्थान की एचपीसीएल रिफाइनरी फायर अब जो है वो टेरर एंगल से इसमें जांच हो रही है। और इस पर हमने जब प्रोग्राम किया था तो सबसे पहले हमने इस पर बात की थी कि इसको में जो टेरर एंगल है उसको हम नकार नहीं सकते। हालांकि इनिशियली इसमें एक्सीडेंटल उसको बोला जा रहा था घटना को, लेकिन अब एनआईए साइट पर पहुंच चुकी है जहां फायर इनॉग्रेशन से सिर्फ एक दिन पहले वहां पर आग लगी थी। और अब एक तरफ ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है कि हाइड्रोकार्बन लीक करता है, और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करें तो सबोटाज और साइबर इंटरफेरेंस और एक्सटर्नल थ्रेट तक इसमें देखा जा रहा है। और अब सवाल यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है कि क्या ये एक्सीडेंट था या एक पैटर्न है जो हम ग्लोबली देख रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 7 दिन 7 इंसिडेंट्स और ग्लोबली डोजन्स इन वीक, ये क्या हो रहा है? कोइंसिडेंस है? दुनिया भर में 7 दिन में 7 इंस्टॉलेशंस पे इस तरह से हमले? देखिए अंबर जी, आज जो है इराक के अंदर एरबिल के अंदर रिफाइनरी के अंदर आग लग गई है। और कल ये आप हमारे राजस्थान के अंदर वहां पर भी आग लग गई थी। और बताया जाता है कि ऐसे इंसिडेंट्स लगातार होते जा रहे हैं और कम से कम 7 से 8 कंट्रीज में हो चुके हैं। और ये भी देखिए, जब से ये वॉर चालू हुआ है, ये जो कंट्रीज ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, जो कंट्रीज में आग लगी है, उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको, इक्वेडर, इराक, इंडिया, रशिया, सब जगह आप देख रहे हैं कि एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर फायर जो है वो लगता जा रहा है, जिसके कारण जो सप्लाई है वो इफेक्ट होती जा रही है। कम से कम बताया जा रहा है इसके कारण 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे की सप्लाई एक तरह से कम हो चुकी है वर्ल्ड ओवर। अगर आप ये समझ लीजिए, सप्लाई अगर कम होती है तो एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते हैं, और एनर्जी के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इसमें फायदा जो होता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को हो रहा है। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी रिफाइनरीज है वो शट हो चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि जितनी भी वर्किंग रिफाइनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड है, वहां पर कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं। और ये कैसा अटैक है वो समझने वाली बात है। और लोग यहां तक कयास लगा रहे हैं कि ये शायद एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर चलाया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय समवन हु डज नॉट वांट्स एनर्जी प्राइसेस टू कम डाउन। और जब भी सीज फायर की बात होती है, जो तेल का दाम है $100 के नीचे चले जाता है, और सडनली ऐसा कोई फोर्स है वर्ल्ड के अंदर जो तेल के दाम को 3 डिजिट पे रखना चाहता है। और मेरा यही मानना है कि जब तक नया नॉर्मल $100 नहीं होता है, तब तक मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर एक तरह से बंद नहीं होगा। और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। रशिया और यूक्रेन से पहले जो तेल के दाम थे वो $30 था, आज वो बढ़ के $65 हो गया था आफ्टर 4 years ऑफ वॉर। और अभी जो है न्यू नॉर्मल $100 पहुंच चुका है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड बना रहा और ऐसे ही रिफाइनरीज के ऊपर आग लगती गई, तो वर्ल्ड ओवर एक सप्लाई चेन ग्लट आ सकता है। देखिए, क्रूड ऑयल से ज्यादा रिफाइंड ऑयल की मांग रहती है, और वहां पर अगर सप्लाई अगर इफेक्ट होती है तो बहुत बड़ा डिप आता है। और भारत के ऊपर तो अब समझ लीजिए, ये जो रिफाइनरी थी इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम था। और ये फैसिलिटी भारत के अंदर आ जाती तो वहां पर हमें इसके बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते। भारत का फर्स्ट ग्रीनफील्ड ये एक तरह से ग्रीनफील्ड प्लांट था। मेरा ये मानना जी। है कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सैबोटाज करने की कोशिश है। अब जी जी। देखिए, एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है डार्कोस। उसने बताया है कि ये जो इंडस्ट्रियल थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, और उन्होंने बोला है कि रिफाइनरी अटैक्स तब होता है जब रिफाइनरीज के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उसकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी होती है, उसके ऊपर कोई रैंसमवेयर अटैक हो सकता है।
देखिए जनरली ये जो रिफाइनरीज होती है ना अंबर जी, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट हम ये रूल नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते एक लोकल लेवल सेबोटाज। ये ऑलरेडी हो चुका है पहले भी। इसराइल ने 2010 के अंदर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने वहां पर स्टूट वायरस भेजा था। और इसके अंदर भी देखिए ड्रागोस ने ये भी बोला है कि दो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वहां पर भी ये वायरस शायद इंस्टॉल किया हो सकता है बाय समवन हु इज वर्किंग इन द प्लांट। और ये रूल्ड आउट नहीं है और एक पैटर्न की तरफ से किया जा रहा है जिसके कारण जी क्रूड प्राइसेस को बढ़ा के रखने का एक तरह से पूरा एक तरह से साजिश रच रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल। मानना लेकिन उमेश जी, मैं यहाँ पर आपसे भारत को लेकर बात करना चाहूंगी। भारत जैसे सेंसिटिव जहाँ पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर एनआईए यहाँ पर प्रोब कर रही है, तो क्या ये हम ये समझे कि कोई नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसा थ्रेट मानकर यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है, यहाँ पर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ा सीरियस है और उस एंगल से जांच हो यहाँ पर देखिए आगे बढ़े? एक्स पे एक हैंडल था, अरविंद नाम का एक हैंडल था। उसने 4 दिन पहले ही ये अटैक के बारे में इत्तला दे दी थी। उसने स्पेसिफिकली बोला था कि राजस्थान की रिफाइनरी के ऊपर कोई अटैक हो सकता है। अभी एनआईए उस एक्स के जो हैंडल है उसके आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। तो ये सब जो कोइंसिडेंसेस है इसको कोइंसिडेंस नहीं बोला जा सकता कि कोई ये काम वांटेडली कर रहा है। और ये काम ऑलरेडी आप ये देखिए कि भारत के ऊपर साइबर अटैक्स कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं। इसमें मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई भी इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि वो भारत से मांग कर रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमने जो पानी उनका रोका है या रोक रहे हैं या जब उसके ऊपर बांध बना रहे हैं वो सब बंद करने को उसने मांग कर चुका है। उसके अलावा इरानियन हैकर्स भी है वो भारत के अगेंस्ट हो चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल विजिट किए थे। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि शायद चाइनीज हैकर्स भी हो सकते हैं जो क्योंकि चाइना भारत को डेवलप होने नहीं देना चाहता। और ये नई बात नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट आई है बिजनेस स्टैंडर्ड से, उन्होंने बोला है कि जो अक्टूबर 2020 में मुंबई में जो पावर आउटेज हुआ है उसके अंदर भी चाइनीज हैंड है। तो ये एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर है जो भारत के दुश्मन भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जहां पर वो फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं पर उधर जो प्लांट के अंदर जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है जो उनके कंट्रोलर्स है डिजिटल कंट्रोलर्स है उसको उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसके अंदर मालवेयर भेज के वहां पर एक तरह से सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। ये एक बिल्कुल। क्लासिक इकोनॉमिक डिसरप्शन है, इंडस्ट्रियल लेवल वॉरफेयर है। और भारत के खिलाफ ये जो हाफ फ्रंट जो बोलते हैं ये हाफ फ्रंट का एक डिजिटल कंपोनेंट है। जी उमेश जी, तो क्या ये जो हमें नजर आ रहा है जो मॉडर्न रिफाइनरी अटैक्स हो रहे हैं और फिजिकल, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल ब्लास्ट होते हैं उससे ज्यादा ये खतरनाक होंगे क्योंकि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम को ये टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए ये एक तरह से हाइब्रिड लेवल वॉरफेयर थ्रेट है और भारत जो है इसके ऊपर भारत को अपने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको सुरक्षा करने की जरूरत है। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स है वो लेगेसी सिस्टम्स पे चल रहे हैं, वहां पर उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज भी है जिसको हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी तो हमें हमारी जामनगर की प्लांट है उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। हमारे बॉम्बे हाई के ऊपर भी देखिए अप्रैल 4 को बॉम्बे हाई के अंदर भी आग लगी थी जिसके कारण 10 लोग वहां पर इंजर्ड हो गए थे। तो ये जो इंसिडेंट्स है जो वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं ये एक पैटर्न के थ्रू हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि राइट नाउ सिर्फ हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जैसे हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है और बाकी जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं उन सब के ऊपर सिस्टम्स चेक करने की जरूरत है, उनके ऊपर प्रोटोकॉल्स डालने की जरूरत है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। और उसके ऊपर कंटिन्यूसली हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या वो मालवेयर इन्फेक्टेड तो नहीं है। क्योंकि बहुत जी बार होता है कि मालवेयर इन्फेक्टेड रहते हैं और वो जो मालवेयर होते हैं बिना आपकी जानकारी के वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन को भेज देते हैं और ये सालों साल चलते रहते हैं ऐसा ना। तो ये कंप्लीट सिस्टम्स ऑडिट होने की जरूरत है ऑफ ऑफ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स
that are being installed in our energy installations, हमारे power plants, हमारे nuclear plants, हर जगह we need to ensure that कि कोई भी लीकेज ना हो सके। देखिए लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पाकिस्तानी एक्सेस कर रहे हैं, ताकि भारत के अंदर जो सेंसिटिव एरियाज के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पेट्रोलिंग है उसके मूवमेंट्स के ऊपर वो नजर रख रहे हैं। तो ये एक तरह से भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट का जो डिजिटल वर्जन है वो हम देखते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो क्या उमेश जी ये कहना चाहिए कि एक डेलिब्रेट एनर्जी सप्लाई चेन को यहाँ पर डिसरप्शन कोई उसमें ला रहा है और ये एक स्ट्रेटेजी एक्टिवेट की गई है? डेफिनेटली की है, और मेरा ये मानना है कि आगे जाके जो है हमें अपनी जामनगर रिफाइनरी के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और जामनगर रिफाइनरी के अंदर आप कोई भी तेल लेके आ जाओ, कोई भी क्रूड ऑयल लेके आ जाओ जिसके अंदर सल्फर कंटेंट भी ज्यादा होने दो, उसको भी वो रिफाइन कर देता है। तो ये जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ये चाइना के बाहर सिर्फ रिलायंस की रिफाइनरी के ऊपर है। अब देखिए, आप ये देखिए कि जो टेक्सास की रिफाइनरी है उसके अंदर भी आग लग चुकी थी, और कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि रिलायंस जो है टेक्सास के अंदर नई रिफाइनरी बना रहा है। तो भारत की जो कंपनीज है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकती है, अमेरिका के अंदर जाके वेनेजुएलन ऑयल को एक तरह से वेनेजुएलन ऑयल को भी प्रोसेस कर सकती है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा एक तरह से विडंबना ये है कि कंटिन्यूसली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट किया जा रहा है, और मेरा ये मानना है दिस इज अ क्लासिक हाइब्रिड वॉरफेयर व्हिच इज बीइंग इंजीनियर्ड बाय चाइना, पॉसिबली आईएसआई, और ये इसके अंदर टर्की भी रूल नहीं कर सकते, और मेरे मानना ये है कि शायद इरानियन हैकर्स भी हो सकते हैं। लेकिन उमेश सवाल ये है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उससे के बीच में मतलब वॉर जोन के बाहर रिफाइनरीज क्यों जलाई जा रही है? कौन जला रहा है? देखिए, रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए ये रिफाइनरीज करती है, और आपको रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए आपको इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए। वर्ल्ड के अंदर कोई चाहता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए, और सप्लाई चेन अगर डिसरप्शन होता है इन सब कंट्रीज में, फायदा किसको होगा? आप सोचिए, एडिशनल सप्लाई चेन कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है, वो चाइना का ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहा है। और ये जितनी भी कंट्रीज है ये अमेरिका के अंदर वो अमेरिका के ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। तो पॉसिबली ये मेरा मानना है कि ये चाइना करा सकता है, क्योंकि वो इस सप्लाई चेन को बनने देना नहीं चाहता, ताकि उसका ऑल्टरनेटिव खड़ा ना हो सके, और उसको जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का जो खिताब मिला है वो बरकरार रहे, और यहाँ पर जो कंपनीज है वो रीलोकेट ना करे। देखिए, थोड़े दिन पहले फिलीपाइंस के अंदर भी अमेरिका ने वहां पर एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स के लिए अपनी कंपनीज को बोल दिया कि चाइना से आप रीलोकेट होके फिलीपाइंस के अंदर आप अपने इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाओ। तो वो वहां पर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना रहा है, और वहां पर एक कंप्लीट एक तरह से सप्लाई चेन खड़ा कर रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ चाइना। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी नजर आती है, अगर ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स है तो इतनी फ्रीक्वेंसी जो हमें नजर आ रही है एक हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में 7 बड़े अटैक्स, तो उस फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? और अगर तो ये अटैक्स हैं तो फिर क्या ये सिर्फ एक रिफाइनरी की कहानी तो नहीं है? ये ग्लोबल एनर्जी जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो साफ तौर से यहाँ पर नजर आता है। इंडिया में रिफाइनरी फायर, इराक में ब्लास्ट, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इंसिडेंट्स, ये सब जो है एक ही चेन के लिंक्स यहाँ पर नजर आते हैं। अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन ही जब सामने उसके रिजल्ट आएंगे वो बताएंगी। लेकिन एक बात क्लियर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंडस्ट्री नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का बैटलफील्ड बन चुका है। और आज इरबिल, कल कोई और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया एक इनविजिबल वॉर के बीच में खड़ी है, और जिसका असर अब हम आग और धुएं के थ्रू देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।